प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए लेवल फर्स्ट की कुछ बात करेंगे हम। आप लोग सब एकदम ठीक हो ना? कुशल हो, खुश हो, मस्त हो? खुश रहना है बस, क्योंकि वो कहा है ना, होनी तो होके रहे, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। तो जो होनी है वो तो वैसे ही होके रहेगी, हम चिंता करेंगे तो भी हमारे बस में नहीं है। और अनहोनी, जो नहीं होना वो वैसे नहीं होगा। तो जो होना ही नहीं है उसकी चिंता तो करें क्यों? और जो होगा वो चिंता करने से बदलेगा नहीं, तो फिर उसकी चिंता करनी क्यों? तो चिंता नहीं करनी है। पता है आपको, 2 दिन से जो माहौल चल रहा है, मैं सबसे पहले मेरे उन उन स्टूडेंट्स को बधाई दे दूं जो लेवल फर्स्ट में, और इस बार तो बीएड वाले भी सब इसमें परीक्षा दे के आए हैं। तो आप सबने जो किया लेवल फर्स्ट में, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने बहुत मेहनत की है, रियल में आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। कुछ कमियां रही भी हैं आप में, क्या रही मैं बताता हूँ अभी। तो आप सब बधाई के पात्र हैं। 130 प्लस लेके आ रहे हैं, 135 प्लस लेके आ रहे हैं। मेरे पास कुछ बच्चों के 143 प्लस के भी फ़ोन आए। बहुत बहुत बधाई है। लेकिन साथ में 125 प्लस, 120 प्लस, 115 प्लस, 108 प्लस, 106 प्लस और 102 प्लस वालों की को भी बहुत बधाई है। और चिंता उनको भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? आपको पता है, 2 दिन से जो माहौल चल रहा है वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है। आप मुझे बताएं कितने मार्क्स? 30,000 पोस्ट है ना, 30,000, 31,000, 34,000 की बात हो रही है ना? और भी ज़्यादा भी हो सकती हैं। जब मोर देन 30,000 पोस्ट हैं और कंपटीशन है, क्या करेगा एक स्टूडेंट? कितनी तैयारी करेगा, कितना पढ़ेगा, कितने मार्क्स लेके आएगा? 70%, 75%, 80%, 85%, 88%, या फिर 99%? मतलब यहाँ तो हालात ये हैं कि जो जो जिनके 85% आ रहे हैं वो भी श्योर नहीं है। ऊपर से ये और सुन रहे हैं कि साहब नकल हुई है, चिटिंग हुई है, पेपर खुले मिले हैं, बच्चे लेट गए हैं, बच्चों को परीक्षा देने नहीं दी। कुल मिला के पूरा मामला, पूरा सिस्टम दिल तोड़ने वाला है। अगर ऐसा हुआ है, हालांकि हुआ है लेट जाने वाला, और वो सब तो हुआ ही है। और नकल का जो दिख रहा है माहौल, वो एकदम से डाउटफुल लग रहा है। पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई नकल ना हुई हो, क्योंकि अगर हुई है नकल तो फिर कोई श्योर नहीं है। इसलिए 102 वाले भी खुश, 135 वाले भी खुश, 143 वाले भी खुश, क्योंकि जो होना है वो होना है। इसलिए मेरा जो मोटो है कहने का वो ये है कि आप सब खुश रहें, बस मस्त रहें, क्योंकि होना तो वही है जो होना है। इसलिए चिंता नहीं करनी है। हाँ, अपनी तरफ से आपको मेहनत से जी नहीं चुराना है। अपनी तरफ से आपको अपनी परफॉर्मेंस में कमी नहीं लानी है। वो तो आपको करना ही है। रिजल्ट, मैंने आपको पहले दिन भी बोला था, कभी भी ये टेंशन मत करना कि रिजल्ट क्या रहेगा। बस सफ़र पे ध्यान दो, मंजिल पे नहीं, क्योंकि वो अपने बस में ही नहीं है। अब सोचिए, कोई कोई 135 लेके भी अगर चिटिंग होती है और हम्म, उसका सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर आप क्या बोलोगे? किसको बोलोगे? मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसलिए मेरे कहने का, मैं उम्मीद करता हूँ नकल नहीं हुई हो और सब कुछ ठीक हुआ हो, फेयर हुआ हो, और बहुत मेहनत की आप लोगों ने, आपको आपकी मंजिल मिले। लेकिन अगर हुई है तो फिर इसलिए क्या ध्यान रखना है? एक ही ध्यान रखना है कि हमें चिंता नहीं करनी है, रिजल्ट की परवाह नहीं करनी है, और अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब तो लग जाना है। सामने दूसरी मंजिलें हैं, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है। मेरे को बहुत से बच्चों ने पूछा है, तो मैं आपको बता दूं, अ, अभी इसी महीने शुरू हो जाएगा ऑफलाइन मेरी क्लासेस जयपुर में, और भी हो सकता है कई जगह। आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और बुक बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है? मैंने आपको बताया था कितनी शॉर्ट एंड स्वीट बुक दी थी। अब ये पेपर उठाएं, 30 में से 30 हैं उसमें से, है ना? हो सकता है एक आध चीज़ ना भी हो, ये नहीं कहता। तो कितना कितना सब कुछ है ना? तो जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि फिर वो ये भंवर जाल में आप फंस जाएंगे कहीं, तो फिर वो कंडीशन है। चलिए, तो अभी उसके लिए तैयार रहें आप, और अभी से आप सेल्फ स्टडी शुरू कर दें। हमसे जुड़े रहें, हम आपके साथ रहेंगे। जिस तरह रीट में रहे हैं वैसे ही सेकंड ग्रेड में भी रहेंगे, फर्स्ट ग्रेड में भी रहेंगे, आने वाले टाइम में रहेंगे, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए।
लेवल फर्स्ट, इस खंड में कुल 30 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ओके साहब। अच्छा, एक पेपर का लेवल आप अगर बेहतर देते तो फिर चीज़ें और होती, ठीक है ना। तो पहले तो आपने इतना ये लेवल दे दिया कि उसमें मेरिट 80-85% जा रही है, ऊपर से ये जो सुन रहे हैं खबरें, अगर ये सही हुई तो फिर एनीवे, हमको इन बातों की टेंशन नहीं करनी है। बोलिए, टेंशन फ्री रहेंगे सब लोग जो मेरे को सुन रहे हैं? ओके। रिजल्ट बस में ही नहीं है, अपने परिणाम बस में ही नहीं है, तो फिर टेंशन काहे की, टेंशन किस बात की? चलिए साहब, पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, कक्ष अधिगम, क्लासरूम लर्निंग, बालकों के चिंतन का गणितीकरण, मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस या चाइल्ड्स थिंकिंग, गणित की विषय वस्तु, कोर्स कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो याद है, ऑफलाइन क्लासेस में भी हमने बात की है, ऑनलाइन में भी हमने बोली, हमारा एनसीएफ का वीडियो जिन लोगों ने देखा है, एक शब्द बार बार, एक टर्म हमने यूज़ किया था, मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस। अपनी बुक में भी बोल्ड अक्षरों में लिखा है। इसका सही जवाब है बालक के चिंतन का गणितीकरण, मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस या मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थिंकिंग। ये अपने आप में इन सबको समाहित करता है, गणित की बहुत बड़ी बात है। क्या होता है मैथमेटाइजेशन? यानी उसको हर जर्रे जर्रे में गणित ढूंढ के निकालनी है, उसको गणित नज़र आती है, क्योंकि गणित की क्लास चल रही है। किसी भी चीज़ के को, किसी भी बात को, किसी भी कॉन्सेप्ट को वो देखेगा, परसीव करेगा, समझेगा, तो रीजनिंग लगाएगा, लॉजिक्स लगेंगे। ये मैथमेटाइजेशन है। बिना रीजनिंग के, बिना लॉजिक के हम किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मैथ्स बोलती है। जैसे साइंस क्या बोलती है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसको परखे बिना, जांचे बिना हम निष्कर्ष पे बिलीव नहीं करेंगे। तो सेम वही वाली बात है, ये मैथमेटाइजेशन है, ये थॉट प्रोसेस है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं आपको? ओके। दूसरा प्रश्न, ओहो, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक सीखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत? देखो, याद है आपको, हमने आपको बार बार बोला है इंग्लिश की टर्म्स जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आप, अगर आपने ये पढ़ लिया, लर्निंग थ्रू, दो चीज़ें, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। देखो, शब्द बदले हैं, री के स्थान पर रिवार्ड आ गया, पनिशमेंट तो पनिशमेंट है ही। यानी पुनर्बलन और दंड की अवधारणा किसने दी? हर कोई बता देगा, स्किनर ने दी साहब। पर आप तो इंग्लिश वाली चीज़ें पढ़ते ही नहीं हो। जिनका गलत हुआ उनको बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको तो उससे मतलब नहीं है। समझने वाली चीज़ें तो वहाँ हैं, वहाँ जाते ही नहीं हो। तो पुनर्बलन और दंड की अवधारणा वही है, किसने दी? शेपिंग, चेनिंग, पुनर्बलन, दंड, कितनी बातें हम कर चुके हैं, स्किनर। और स्किनर ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्रिया प्रसूत अनुबंधन इस सवाल का जवाब है। तीसरा, अब देखो तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शंस हैं, पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क। पता है गलती कहाँ होती है, मुश्किलें क्यों आती हैं? इतना पढ़ा सर, 3 साल से पढ़ा, 3 साल से पढ़ा, और उनसे पढ़ा, आपसे भी पढ़ा, उनसे भी पढ़ा, जिनके नाम हैं, पर परीक्षा में सवाल गलत हुआ। क्यों हुआ पता है? क्योंकि आपने समझा ही नहीं, कंसेप्ट तो समझा ही नहीं, बार बार पढ़ा है, बार बार रटा है, क्या फ़ायदा है? आप देखो, बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है, ये साफ साफ पूछा है, और हम आप जाने कितनी बार बाल्यावस्था के बारे में पढ़ चुके हैं, बाल्यावस्था की विशेषताएं पढ़ चुके हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में कंपैरिजन कर चुके हैं। याद है ना आपको, हमने भी आपको बताया कि शैशवावस्था में कल्पना होती है, बाल्यावस्था में यथार्थ होता है। शैशवावस्था में नैतिकता, सामाजिकता का अभाव होता है, बाल्यावस्था में इसका विकास होता है। शैशवावस्था में विषम लिंगी आकर्षण होता है, बाल्यावस्था में समलिंगी आकर्षण होता है, और भी जाने क्या क्या, याद है। और शैशवावस्था वाली बातें वापस किशोरावस्था में आ जाती हैं, लेकिन बीच में बाल्यावस्था एक अनूठा काल है, अनोखा काल है, उसमें ये सब होता है। ऐसी पता नहीं कितनी बातें अपनी हुई है ना। और इसी पे प्रश्न आया, पूर्व अनुभव, यानी बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित क्या नहीं है? पूर्व अनुभव बिल्कुल है सब, पास्ट एक्सपीरियंस। तो
तर्क बाल्यावस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता, आर्ग्यूमेंट, तर्क तो है। हालांकि ये चीज़ें हर अवस्था में हैं, पर एक टैग लगाने वाली बात है। किसी एक पर्टिकुलर स्टेज के साथ उन विशेषताओं का टैग लगता है, और वो टैग वाली बातें हम आपको बताते हैं जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब पूर्व अनुभव हो गया, तर्क हो गया, अब बचे दो, प्रतिबिंबन और कल्पना। तो इसका राइट आंसर होगा कल्पना। पता है ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे बहुत से बच्चों ने मेरे को कमेंट किए। अब वो मेरे बच्चे तो हैं, पर वो किसी और के भी बच्चे हैं। अब उनका कमेंट क्या था सुनना, आपको पता लग जाएगा कि सर प्रतिबिंबन क्यों नहीं हो सकता। प्रतिबिंबन करके आए हम। हमने कहा क्यों करके आए हो आप। उन्होंने कहा सर प्रतिबिंबन तो क्या है, वो ब्रूनर साहब ने दिया था ना, आइकॉन, प्रतिमा परखता। आप सोचिए, दोष उनका है या जहाँ से वो पढ़ते हैं, जिन किताबों को पढ़ते हैं उनका है। यानी ये होश नहीं है आपको बेटा कि प्रतिबिंबन, आपने हिंदी में एक नाम पकड़ लिया प्रतिबिंबन और ब्रूनर की प्रतिबिंब अवस्था। आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए था। इंग्लिश में क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन। क्या इंग्लिश में आइकॉन लिखा है? इज इट आइकॉन? नो। क्या कहीं भी आपको इनेक्टिव, सिंबॉलिक, आइकॉनिक दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो आपने जबरदस्ती ब्रूनर से इसको क्यों जोड़ दिया? तो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन कोई और चीज़ है। रिफ्लेक्शन तो हम चिंतन करते हैं, जो हो गया, जो चला गया, उसको आप मन में रिसाइकिल करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और उस पर चिंतन करते हैं। ये तो थॉट प्रोसेस है। रिफ्लेक्शन को सही दृष्टि से पूछा जाए तो रिफ्लेक्शन दरअसल ब्रूनर का प्रतिबिंब नहीं है, ब्रूनर का आइकॉन नहीं है, बल्कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वो शब्द है जो बाल्यावस्था की बहुत बड़ी विशेषता है। कभी आपने सुना वैचारिक क्रिया की अवस्था? वैचारिक क्रिया की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था है, क्योंकि बाल्यावस्था में रिफ्लेक्शन ही तो होता है। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, कंजर्वेशन से लेके रिवर्सिबल थिंकिंग से लेके डायमेंशनल थिंकिंग से लेके, पियाजे याद है आपको, ये सब कुछ बाल्यावस्था में होता है। हाँ, कल्पना नहीं होती। इमेजिनेशन शेषावस्था की बहुत बड़ी बात है, किशोरावस्था की बहुत बड़ी बात है। हाइपोथेसिस से जोड़ें तो किशोरावस्था की बहुत बड़ी बात है। इसलिए इतना बेहतरीन प्रश्न था ये, मैं आपको बताऊं। जो कुछ एकाध जो प्रश्न है वो मेरे को बहुत पसंद आए, उनमें से एक यही था। और इसमें से मेरे वो बच्चे जो मेरे को सुन चुके थे, लेकिन उनकी आस्था, उनका ट्रस्ट, उनका विश्वास कहीं और भी था, और वो इन इंग्लिश के वर्ड्स को नहीं समझ पाए, लिहाजा उनका ही गलत हो गया। चलिए, सवाल नंबर 4। अब देखिए, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? मैंने आपको बहुत सी बातें जाने से पहले नहीं बताई थी, टाइम मैनेजमेंट की बात बताई थी। मुझे लगता था कि आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप तो बहुत वो निकले। काश हम आप भी मेरे से उस तरह से जुड़ते जिस तरह से मैं चाह रहा था। हाँ, जो लोग, जिनका बहुत अच्छा हुआ है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, लेकिन जिनकी जिनकी गलतियाँ हुई हैं छोटी छोटी, उनको तो कहने का मेरा हक है, मेरा राइट है, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ कि गलती हुई है। अब सोचिए, यहाँ पढ़िए आप, टेस्ट, यानी वो कोई टेस्ट की बात कर रहे हैं। और वो टेस्ट क्यों डिज़ाइन किया गया है? वो डिज़ाइन किया मेजर करने के लिए। मेजर का मतलब मापन। तो आपको पता है ना, मापन, मापन क्या है? मापन तो उपलब्धि है। अगर आपने मापन शब्द पे गौर कर लिया होता, काश आपने मेजर शब्द पढ़ लिया होता इंग्लिश में, तो इसका जवाब उपलब्धि और अचीवमेंट ही करके आते। तो राइट आंसर होगा उपलब्धि, अचीवमेंट। 5वां प्रश्न, बालक की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? वृद्धावस्था, ओल्ड एज, किशोरावस्था, अडोलेसेंस, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, या फिर शिशु अवस्था, इन्फेंसी? तो बहुत साधारण सी बात है, किशोरावस्था इसका आंसर है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? 4 कारक हैं सब। आनुवांशिकता, जन्मजात स्वास्थ्य, अभिभावक बालक संबंध और शारीरिक स्वास्थ्य। जाने कितनी बार हम ऐसे कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर चुके हैं, मोटिवेशन से लेके और चाइल्ड डेवलपमेंट तक में, कि साहब जन्मजात, ये जन्मजात है। जो जन्मजात होता है वो आनुवांशिक होता है, जो शारीरिक होता है वो आनुवांशिक होता है, वो जैविक होता है। तो आनुवांशिक तो है ही। तो शब्द दिए इन्होंने इस पेपर में। मैं आपको बता दूं, अगर आपको, मैंने आपको बोला था शब्दों से खेलना सीखें। खेलना तो दूर की बात है, अगर आपने समझ लिया होता, एक ही बात है, जैविक वही होता है, जन्मजात वही होता है, शारीरिक वही होता है, आनुवांशिक वही होता है, तो फिर क्या टेंशन थी? आपको बता दूं एक बात, मैं
राइट आंसर इसमें आएगा सी, अभिभावक बालक संबंध, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। ये क्या है? केवल ये अकेला इन्वायरमेंट है, बाकी सब कुछ हेरिडिटी है, और वो H/E होता है। केवल ये अकेला पोषण है, पोषण है, पोषण है, बाकी प्रकृति है। केवल ये अकेला नर्चर है, बाकी नेचर है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो भी जिंदगी में जो भी परीक्षा देने जाएं, याद रखना एक बात, मैं अभी ऐप डाउनलोड करूंगा, सॉरी मैं ऐप बना रहा हूं, मेरी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, मेरी बुक आ रही हैं, तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो वेट करें इस बात का, ठीक है? और कहीं भटकना है तो भटक जाएं, फिर मुझे मत कहना। एक बात सुन लेना ध्यान से, जो भी परीक्षा दें जिंदगी में, उसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड होती है ना? जैसे इसमें लेवल फर्स्ट के लिए आपको 12th प्लस STC था, BSTC था। लेवल 2 के लिए क्या था? ग्रेजुएशन प्लस B.Ed था, यही तो था। तो पता आपको क्या पूछेंगे? आपको वही पूछेंगे जो आज तक आपने हजारों लाखों बार पढ़ा है, पर आपने उस तरीके से पढ़ा नहीं है उसको बस। यानी आप उम्मीद करते हैं, आपसे कोई एक्सपेक्टेशन करेगा कि आप जब जब ग्रेजुएट हैं या आप एलिजिबल हैं लेवल फर्स्ट के लिए, तो आपको अनुवांशिक शब्द का मतलब नहीं पता, आपको जैविक शब्द का मतलब नहीं पता, आपको जन्मजात शब्द का मतलब नहीं पता, आपको शारीरिक शब्द का मतलब नहीं पता, और आपको वाकई नहीं पता। पता है क्यों? क्योंकि आपने जिन स्कूलों में पढ़ा है उन टीचर्स ने आपको बताया ही नहीं। लेकिन फिर भी आपका दोष है, आपका दोष है। वहाँ तो गलती हुई तो हुई, बच्चे थे हम, मासूम थे, इनोसेंट थे, पता नहीं था। लेकिन जब इस महासमर में आए ना, जब इस युद्ध के मैदान में आए, इस रण क्षेत्र में आए, जहाँ हर तरफ दूसरा तलवार लेके खड़ा है और वो एक दूसरे को काटने के लिए खड़ा है, कंपटीशन है साहब ये तो वहाँ आप ये जज नहीं कर पाए कि कौन आपके लिए बेहतर है, कौन आपको ये बताता है कि जन्मजात क्या होता है, वंशानुक्रम क्या होता है, शारीरिक क्या होता है, जैविक क्या होता है। उस बताने वाले को छोड़ के अब वहां जा रहे हो जिनको ये नहीं पता जैविक में 2 मात्राएं आती हैं कि 1 मात्रा आती है, तब दुख होता है। चलिए कोई बात नहीं। अभिभावक बालक संबंध, और ये तो तब हुआ जब इतना आसान पेपर है। क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया कि मान लो पेपर उस दर्जे का आता तो क्या होता? इतने आसान पेपर में हालत ये है। 7वां प्रश्न देखिए, द कोज ऑफ डाउन सिंड्रोम। हमने 1000 बार चिल्ला चिल्ला के आपको बोला डाउन, संलक्षण तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि संलक्षण पता नहीं क्या कहाँ से दूसरी बार दूसरा शब्द आ जाएगा। हमने डाउन सिंड्रोम बोला था, आपको बोला था डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी है, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 है, ट्राइसोमी 21 है। ये बात 1000 बार बता चुके हैं, 10 जगह बुक में है, सारी चीज़ें हैं। खैर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि फिर भी आप त्रिगुणता पढ़ते हो, तो त्रिगुणता पढ़ते हो तो साइकोलॉजी मत पढ़ना। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ट्राइसोमी 21। 8वां प्रश्न देखिए साहब, आपको पता है ना, वैसे ही ज़माना इतना दुश्मन है, कितने लोगों ने चिटिंग की होगी, क्या क्या हुआ होगा, लेकिन आप खुद के लेवल पे तो सही और खरे रहें कम से कम। खुद की मेहनत में तो कोई कमी नहीं छोड़े, वो तो पूरा करें। बाकी छोड़ दें ऊपर वाले पे, वो करेगा और वो न्याय करेगा। लेकिन हम खुद जो गलतियां कर रहे हैं और फिर उनको उनको छुपाने के लिए फिर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट गुड। वो मेरे स्टूडेंट जैसा आपका व्यवहार नहीं है। चलिए, अब देखो फिर वही बात, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है, पता है आपको? विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, गणना की समरूपता, प्राप्तांकों की बारंबारता। अब बारंबारता क्यों रटेगा कोई? क्योंकि बारंबारता तो पहली बार परीक्षा में है। समरूपता जरूर अच्छा लग रहा है कि नहीं? लेकिन हमने आपको कितनी बार बोला था कि एक शब्द याद रखना। मेरा लास्ट वीडियो मैं आपको बताऊँ, मेरा लास्ट, आप में से बहुत से महानुभाव तो ऐसे जिन्होंने वो लास्ट वीडियो देखा ही नहीं, और पता है क्या बोलते थे? सर टाइम नहीं है, वक्त कम है। तो वक्त कहाँ था आपका, क्या कर रहे थे आप? हमने उसमें बोला था एक शब्द है एक्यूरेसी, एक्यूरेट। आप पेपर उठा के देखना, आगे है उसमें, जहाँ भी है, लेवल फर्स्ट में, लेवल सेकंड में, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के अलावा चीज़ें अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको छेड़ दूंगा फिर वो वही बात रहेगी, है ना? तो अभी साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ खाली। तो हर जगह है ये। तो एक्यूरेसी जो है, मतलब 3 जगह आता है ये प्रश्न, और आप पूरे पूरे पेपर में उठा उठा के देखेंगे ना, CC की हमारी बातें आप उठा के देखेंगे, विश्वसनीयता, वैधता, रिकॉल योर, ये तमाम हमारी बातें,
तो आपको आपको कम से कम इस बुकलेट में आपको कम से कम टोटल कुल मिला के मोर देन 100% ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आप देखते ही आंसर कर सकते थे अगर आपने कॉन्सेप्ट को हमसे ढंग से सुना होता और ध्यान दिया होता। एक्यूरेसी वर्ड आए तो वैलिडिटी होगा, हमने आपको बोला है लास्ट वीडियो देखना, वापस उठा के देखना। उसमें एक्यूरेसी का मतलब टू दी पॉइंट, इधर उधर नहीं जाना है। एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता, परिशुद्धता, तो परिशुद्धता वैधता है, एक्यूरेसी वैलिडिटी है। दूसरा हमने आपको बोला था कंसिस्टेंसी शब्द जहां मिल जाए विश्वसनीयता कर देना है। कंसिस्टेंसी हिंदी में संगतता, कंसिस्टेंसी याद रखना है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, स्कोर कंसिस्टेंट रहें, संगत रहें, बदले नहीं, दैट इज विश्वसनीयता। तो सी ऑप्शन इसका राइट था, ठीक है ना। अब प्राप्तांकों की बारंबारता में कोई उलझ गया, समरूपता में कोई उलझ गया, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते साहब, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो आया है। चलिए 9वां 9th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट? TAT, SCT, ड्राएमएन, MMPI। याद है आपको कितने शॉर्ट फॉर्म, कितनी बातें करी थी हमने? थेमेटिकल अप्रिसिएप्शन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, ड्राएमैन। तो प्रक्षेपी नहीं है। अब ध्यान दें, पिछले भी प्रक्षेपी आया था, आपको पता है ना कितना बेहतरीन प्रश्न था। प्रक्षेपी में सब अलग अलग प्रक्षेपण करते हैं, ये वस्तुनिष्ठता होती है, व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती। तो उसका आंसर हमने आपको बताया था वस्तुनिष्ठ वाला। तो चलिए इसमें ध्यान देंगे, प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है, तो थेमेटिकल अप्रिसिएशन TAT तो है साहब, है ना, क्योंकि कहानी के माध्यम से दिल की बातें जुबां पे आती हैं, अचेतन की बातें बाहर आती हैं, ये तो चाहते हैं। SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में अधूरे वाक्य छोड़ दिए हमने, याद है ना, अधूरे वाक्य छोड़े, उनको पूरा करने में अचेतन की बातें बेसाख्ता जुबां पे आ गई, बिना चाहे जुबां पे आ गई। यही तो हम चाहते हैं, यही तो प्रोजेक्टिव टेस्ट लेने वाला परीक्षक चाहता है कि अंदर की बातें बाहर तो आएँ। अब सवाल उठता है ड्राई मैन और MMPM, जिन लोगों ने ड्राई मैन किया है, मैं ये नहीं कहता वो अनलक्की रहे, अनलक्की इसलिए रहे कि ड्राई मैन वाकई हम सब ने पढ़ा है कि इंटेलिजेंस टेस्ट है, लेकिन ध्यान रखना ड्राई मैन दरअसल न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरीज में शामिल एक टेस्ट है जिसमें अचेतन का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ड्राई मैन प्रोजेक्टिव भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप याद करें वही वाली बात, ड्राई मैन में सब लोग उसमें अपने अपने तरीके से जब बनाते हैं तो वो अस्पष्ट है कि नहीं है ड्राई मैन भी। लेकिन MMPI आप याद करें, कितनी बार हम बात कर चुके हैं, इसका आंसर होगा MMPI। कितनी बार हम आपको बता चुके हैं, याद है आपको? MMPI सेल्फ रिपोर्ट अप्रोच, याद है? स्व प्रतिवेदक उपागम, जब अलग से हेड दे रखा है कि साहब व्यक्तित्व के उपागम की ये विधियां हैं, ये सब्जेक्टिव हैं, ये प्रोजेक्टिव हैं, और ये सेल्फ रिपोर्ट हैं, ये ट्रेड्स अप्रोच हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं। तो स्व प्रतिवेदन उपागम या सेल्फ रिपोर्ट अप्रोच बात करी हमने, क्वेश्चनरी बात करी हमने, आविष्कारिकाओं की बात करी हमने, तो MMPI इसका राइट आंसर होगा। इसको प्रक्षेपी परीक्षण नहीं मानते, क्योंकि ये तो स्व प्रतिवेदन या सेल्फ रिपोर्ट उपागम है साहब। 10वां देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, डेविड वेशलर, एरिक्सन। तो साहब हार्वर्ड गार्डनर, नींद में भी बता दोगे आप, काश कुछ और पूछते इसमें तो मजा आता। 11वां प्रश्न देखिए आप, हिंदी में बताता हूँ। मानव विकास आजीवन चलता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो देखो यहां पे मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये कि बहुत से लोग ये कहते हैं सर दोनों आंसर हो जाएंगे, हालांकि दिल रखने के लिए मैं भी कह सकता हूं आपका दोनों आंसर हो, क्योंकि आजीवन चलता ये दे दिया, अरे दे दिया, लेकिन ये तो एक नींव है, एक तो बेस है। वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि जीवन भर चलता है, ठीक है, सभी बराबर नहीं होते, पर अगर सामान्य अबनॉर्मल को छोड़ के अगर सामान्य बच्चे हैं तो विकास का क्रम सबका क्या रहता है? एक सा रहता है, एक सा होता है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। समान प्रतिरूप का सिद्धांत इसका आंसर होगा। हमने आपको याद है, हमने आपको कितनी बातें बताई थी कि A और B दो बच्चे हैं, एक शीघ्रता से सीखता है, दूसरा धीरे से सीखता है, व्यक्तिगत भिन्नता है दोनों में, लेकिन विकास का रास्ता सबका एक है।
विकास की दिशा सबकी एक है, विकास की गति सबकी अलग अलग हो सकती है। यानी ए बुक रीड कर रहा है, बी अभी ABCD पढ़ रहा है, तो ए भी उसी रास्ते से जाएगा, बी भी उसी रास्ते से जाएगा। दैट इज समान प्रतिरूप सिद्धांत, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। कौन सा प्रिंसिपल है? यूनिफॉर्म पैटर्न का प्रिंसिपल है। तो बहुत से बच्चे कह रहे सर सर बोनस मिल जाएगा। मैंने कहा क्यों? कि सर हमारे सर ने बोला है, हमारे मैम ने बोला है, हमारे टीचर्स ने बोला है, हम जो बुक्स पढ़ते हैं उनमें लिखा है कि सब दोनों बातें हैं इसमें, इसलिए मिल जाएगा बोनस। आप सोचिए। तो इसका सही जवाब हो गया समान प्रतिरूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका सही जवाब हो गया। क्यों दिया ये प्रश्न भगवान जाने। अनुवांशिकी के जनक हैं, फोर्थ थर्ड लेवल वो है, मतलब क्या बोलूं, ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। चलिए साहब, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड साहब ने दिया। चलो साहब, 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो 12/10 इन्होंने भी कर रखा है जिनका पेपर है, 120 राइट आंसर है साहब। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर है? मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर है? तो साहब, अध्यापन शैली या विषय वस्तु या भाषा या सामाजिक आर्थिक स्तर। इसका सही जवाब होगा टीचिंग स्टाइल ऑफ ए टीचर। यानी मनोवैज्ञानिक आधार तो वही है, टीचिंग स्टाइल टीचर की और बच्चों के लिए है। कितनी बार हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। टीचिंग स्टाइल, हर बच्चे की स्टाइल अलग अलग है। कोई देख के समझता है, कोई सुन के समझता है, कोई करके समझता है, समझने का तरीके अलग अलग हैं। तो टीचर की जो स्टाइल है वो स्टाइल भी उन बच्चों की उन 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 एबिलिटीज़, उन पेडागोजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यही तो मनोविज्ञान बोलता है, ये तो साइकोलॉजी बोलती है। तो टीचिंग स्टाइल इंपॉर्टेंट है, अध्यापन शैली इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब इसमें भी यही देना था इनको, सोचिए आप। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होगा? अब लड़ाई है साहब, 30:1 होगा कि 40:1? ध्यान दें, RTE में क्लियर लिखा है कि छठी से 8वीं में 35:1 है। ओके, पहली से 5वीं में दो बातें लिखी हैं। पहली से 5वीं में पहले तो एक टेबल है, कैलकुलेशन है, जिसमें 60 बच्चों तक 2 टीचर हैं, फिर 61 से 90 3 टीचर हैं, फिर 91 से 120 4 टीचर हैं, 121 से 200 तक 5 टीचर हैं। ठीक है, और 150 प्लस होते ही एक हेड टीचर है। लिखा है ना साफ, पढ़ा है आपने कितनी बार? वहाँ 31 का जिक्र तो नहीं है, लेकिन साथ में मोर देन 200 नॉट 100, 200 से अधिक बच्चे होंगे तो फिर 40:1 का अनुपात होगा। अब आप सोचिए, इन लोगों ने ना तो 200 से ऊपर लिखा, नहीं लिखा, और ना ऑप्शन में 40:1 और 30:1 में से एक दिया। 30:1 इसलिए बोल रहा हूँ कि 30:1 बहुत जगह चर्चित रहा है, ठीक है ना। और ये कैलकुलेशन हम बढ़ाते हैं तो एक 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 मोटा आकलन होता है, 60 पे 2, 90 पे 3, 120 पे 4, तो 30 का हो गया साहब। अनुमान लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो कौन जाने पेपर बनाने वाला भी इतना बेवकूफ़ होगा कि वो भाग दे देगा 30 का और 30:1 आंसर कर देगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं जाऊंगा 40:1 के साथ, लेकिन ये दिया नहीं है 200 से अधिक, तो फिर बोनस के साथ। तो इसका आंसर कोई भी माना जा सकता है, ध्यान दें। 30:1 भी मान सकता है, बोर्ड है, पेपर का लेवल देखते हुए कुछ भी कर सकता है वो। 40:1 भी मान सकता है, 200 से ऊपर दिया नहीं। अगर 200 से ऊपर देते तो 40:1 100%, 101% होता, लेकिन वो तो बात ये इन्होंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि बहुत जगह आपको पता है नेट पे आपको 30:1 मिल जाएगा, डालते RT में कितना 30:1 मिल जाएगा, तो वो पेपर बनाने वाले भी उसको देख के आंसर बना देगा। हो सकता है उसने ऑप्शन ऐसे दिया हो, तो वो 30:1 भी कर सकता है, ठीक है ना, 40:1 भी कर सकता है, और बोनस भी दे सकता है। चलिए सवाल नंबर 18। अब जब ये देखा ना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ उन बच्चों का जिन बच्चों ने मेरे को कमेंट किया। अच्छा, मैं ये नहीं, मैं किसी के लिए वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, गलतियां तो मेरे से भी होती हैं, सबसे होती हैं, पर उन बच्चों की क्रिटिसाइज़ मैं करूँगा क्योंकि जिन्होंने सही चीज़ पढ़ने के बाद गलती की है, इसलिए वो तो उसके इसके ज़िम्मेदार हैं।
हाँ, टीचर ने तो आपको कुछ बताया होगा, हो सकता है 2 दिन बाद टीचर करेक्शन भी कर ले, लेकिन आपने उसका करेक्शन वाला वीडियो तो देखा नहीं है ना। जैसे एक टीचर ने कोई या मैम ने कोई आपको गलत चीज़ बता दी, हो सकता है बता दें, लेकिन उनको एहसास हुआ कि यार ये तो गलत बता दिया मैंने, तो वापस वो दूसरे दिन उसको करेक्ट करेक्ट भी तो करते हैं। लेकिन आप इतने बेवकूफ़ हैं या आपकी तकदीर ऐसी है कि आपने उन्होंने जो गलत बताया था वो तो देख लिया था, और जो सही वाला करेक्शन बताया वो देख, मेरे खुद के भी ऐसे वीडियोज़ हैं, सबके होते हैं, तो वो आपने देखा नहीं। इसका मतलब आपके इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं कमी है। या तो उनको फॉलो करो तो पूरा फॉलो करो, फिर सारी बातें देखो, है ना। तो वो तो क्या, फिर दोष मुक्त हो जाएंगे, साहब हमने तो करेक्शन बता दिया था, लेकिन वो बेवकूफ़ बच्चा ठगा जाएगा जो इनोसेंट है। ध्यान दो, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है, रचनात्मक मूल्यांकन का है या मानदंड संदर्भित। आपको याद है हमने आपको एनआरटी सीआरटी भी बताया था, सीआरटी इसमें आया नहीं। समेटिव असेसमेंट है या डायग्नोस क्रिएटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट एनआरटी, समेटिव असेसमेंट या फिर डायग्नोस्टिक असेसमेंट। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है रचनात्मक मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का या नैदानिक मूल्यांकन का। तो देखो, हमने आपको कितनी बार बोला, कितनी बार, टर्म एग्जाम जहां भी शब्द आए, टर्म, वो चाहे मिड टर्म हो चाहे फुल टर्म हो, अवधि शब्द जहां भी आए, आवधिक परीक्षण जहां भी मिले, टर्म एग्जाम जहां भी मिले, वो समेटिव असेसमेंट होगा। क्या होगा? समेटिव असेसमेंट होगा, योगात्मक मूल्यांकन होगा। ये हमने आपको शायद 1000 बार बताया। दूसरा एक क्लू आपको हमने और भी दिया है कि रिपोर्ट कार्ड में जो भी मार्क्स लिखे जाते हैं या ग्रेड्स लिखे जाते हैं वो सभी समेटिव होंगे, और जो रिपोर्ट कार्ड में नहीं लिखे जाते वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होंगे, वो रचनात्मक आकलन होंगे। तो क्या आपने अर्धवार्षिक परीक्षा दी आज तक, उसका आपके रिपोर्ट कार्ड में जिक्र नहीं आया? क्या छठी सातवीं आठवीं क्लास सीसी के बाद की बात कर लो, जहाँ पे अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, क्या अर्धवार्षिक परीक्षा उनके उनके मार्कशीट में, रिपोर्ट कार्ड में जो जो देते हैं ना प्रगति पत्र बच्चों को, उसमें क्या उसके मार्क्स, उसकी ग्रेडिंग्स नहीं चढ़ाई जाती? बिल्कुल चढ़ाई जाती है। तो फिर ये रचनात्मक कैसे हो सकता है? उन बच्चों ने जिद की, सर रचनात्मक होगा, क्योंकि बीच में किया जाता है। अब आप सोचिए, आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, किसके बीच में किया जाता है? ये किसने बोला कि सत्र के बीच में नहीं किया जा सकता योगात्मक? हाँ, ये बोला कि जब पढ़ाया जा रहा है आपको, उसके बीच में किया जाता है। आप बोलेंगे साहब वो क्रिस्टीना फील्ड ट्रिप से आने के बाद चर्चा करती है, तो वो तो चल रहा है, दरमियान है। दूसरी बात, रिपोर्ट कार्ड में उन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता। तो मिड टर्म, हाँ एक ये देखिए, एनआरटी याद है आपको, सीआरटी, सीटेट, एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कभी भी परीक्षा का ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चों में हम प्रतिद्वंद्विता पैदा करें, रैंक दें। हाँ, अभी आपने जो रीट एग्ज़ाम दिया है दैट इज़ रैंक, उसमें रैंक है, ठीक है ना, तो वो एनआरटी है। पर ये एनआरटी नहीं हो सकता, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम एनआरटी नहीं हो सकते, क्योंकि आपस में आप बोलेंगे साहब रैंक तो देते हैं, बिल्कुल रैंक देते थे, वो जमाना गया, क्योंकि तब एनआरटी के कॉन्सेप्ट ही नहीं थे, तब देते थे, ठीक है। तो बच्चों में वो नहीं है साहब, इसलिए। और वैसे भी रचनात्मक योगात्मक की बात करनी है आपको, इस पर फिर कभी ध्यान देना। एनआरटी तब एलिजिबल होगा जब सीआरटी भी साथ में हो, और उन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो मध्यावधि परीक्षा याद रखना, रचनात्मक मूल्यांकन नहीं है बल्कि योगात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण है। कितना शानदार प्रश्न था। ये एक जगह नहीं है, इस पेपर में 3 जगह देखा मैंने, इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट में, इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड में, 3-4 जगह ये है। तो योगात्मक मूल्यांकन इसका आंसर है। तो जो मासूम बच्चे रचनात्मक मूल्यांकन करके आए उनके लिए मैं अफसोस के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमने जो चीज़ 100 बार बताई है उसके बावजूद आप ये करके आते हो, तो फिर आप ही जिम्मेदार हो। ओके, कौन सा रोग वंशानुगत है? तो वंशानुगत इसमें ऑप्शन नंबर 2 कर लो साहब, फिनाइल कीटोनूरिया। आप बोलेंगे साहब पार्किंसन क्यों नहीं है, एडीएचडी क्यों नहीं है? ये आपको पता नहीं, सब एडीएचडी ब्लड से और दूसरी चीज़ों से इन्फेक्ट होता है। जो इन्फेक्ट हो रहा है इसका मतलब वो तो वातावरण से संबंधित हो गया, एचआईवी, ठीक है, एचआईवी की बात कर रहा हूँ। एडीएचडी दरअसल कुछ ऐसी आपको पता है, हमने बात भी करी थी, दवाएं हैं जिनसे क्यूरेबल भी है, ठीक भी होता है, कुछ तरीके हैं उनसे ठीक भी होता है। दरअसल सीधा सीधा यहाँ पे यही है, फिनाइल कीटोनूरिया एक ऐसी डिजीज़ है जिस, इसलिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध क्यों है? पीकेयू के नाम से प्रसिद्ध है। और ये प्रसिद्ध है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही पता लग जाता है कि ये बहुत रेयर है, ठीक है ना, जन्म लेते ही पता लग जाता है कि वो फिनाइल कीटोनूरिया से ग्रसित है या नहीं है। इसका मतलब उसमें वो चीज़ उसके जिन्स में आई है। इसमें होता क्या है दरअसल,
इसमें इसमें वो क्लोट्स बन जाते हैं उसके प्रोटीन के, और एमिनो एसिड का बहुत बड़ा इसमें रोल है। जो भी है, इसका आंसर कर लें आप, फिनाइल कीटोनूरिया। 20 में देखिए कौन सा बुद्धि अब देखो, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, भाटिया परीक्षण का एक एग्जाम्पल भी दिया था। तो बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है भाटिया बैटरी, इसका आंसर हो जाएगा भाटिया बैटरी। WAIS, रेवंस, चीज़ें आपको याद है ना, रोरसा परीक्षण सब। तो चलिए साहब, भाटिया। विस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, इसमें आपको याद है, इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों चीज़ें हैं। रोरसा प्रोजेक्टिव है, रेवंस वाला इंटेलिजेंस टेस्ट है। हालांकि रेवंस अशाब्दिक है, लेकिन रेवंस में क्या होता है, वो मैट्रिसेस होती हैं, मैट्रिक्स होती हैं। वैसे बुद्धि परीक्षण को हमने आपको लास्ट में, शायद ये लास्ट वीडियो में ये बात और भी बताई एक्स्ट्रा, है ना, कि आप 3 भागों में बांट सकते हैं, निष्पादन, अशाब्दिक और शाब्दिक। तो फिर वैसे भी कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं है। जब भाटिया बैटरी की बात हो चुकी है तो इसको हम क्या बोल देंगे, निष्पादन परीक्षण बोल देंगे। इसमें 5 उप परीक्षण हैं साहब, ये भी हम चर्चा कर चुके थे। ओके, 21वां देखिए आप, उपचारात्मक शिक्षण, किस प्रकार के बाल को, अब आप देखो मतलब क्या लेवल है पेपर का, और क्या लेवल है आपके थॉट प्रोसेस का, कैसे आप परीक्षा में सोचते हैं। दुख इस बात का नहीं है कि आप जब पढ़ते हैं तब क्या सोचते हैं, इवन जब आप परीक्षा हॉल में होते हैं तब आप क्या सोचते हैं। रेमेडियल टीचिंग पूछा है, ठीक है। अब देखो इसमें तेजी से सीखने वाले बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक, रचनात्मकता से सीखने वाले बालक। आप मुझे बताएं, तेजी से सीखने वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक, रचनात्मक बालक, क्या तीनों एक ही नहीं है? बोलिए। फास्ट लर्नर, गिफ्टेड लर्नर, क्रिएटिव लर्नर, तीनों एक हैं कि नहीं? तीनों एक ही हैं। तो स्लो लर्नर इन तीनों से अलग है, जो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, धीमी गति से सीखने वाले बालक, स्लो लर्नर। इस पेपर की सबसे वाहियात बात यही है कि साहब, जब 4 ऑप्शन आप दे रहे हो तो 3 ऑप्शन आप ऐसे दे रहे हो जो जिनका कोई संबंध ही नहीं है। तो फिर ये विभेदकारी कैसे हो सकती है एग्जाम, है ना। इसलिए दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। 85% लाके भी सेफ नहीं है, और 102 वाला भी सेफ है, ठीक है। तो पर अपने को वही ध्यान रखना, बस मेहनत करनी है, और जो जो अब रिजल्ट का वो नहीं करना है। मेहनत की है तो हमें गारंटी से सफलता मिलेगी। देर सबेर हो सकता है, पर मेहनत भी सही दिशा में की है तो ऐसे नहीं होता। आदर्श बिना मेहनत निष्फल है। चलिए, 22, प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इन बेस्ड इज सॉरी प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है साहब? खेलकूद विधि, शिक्षण विधियों के सिद्धांत, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। तो ये भी कोई बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है, पर पहले आ चुका है परीक्षाओं में, और पहले इसका आंसर मान लिया गया है, वृद्धि और विकास का सिद्धांत। तो मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा ज़्यादा, अभी आप इसी को मान लें। 23, NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन है? 1000 बार बोला है हमने, प्रोफेसर यशपाल। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल। तो 23 में राइट आंसर सी। 24 में RTE 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो देखो कितना शानदार प्रश्न दिया है, 6 से 14 दिया है ना, बहुत शानदार। ओके साहब, 25 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देहिक, फिर वही वाली बात है, देहिक नहीं है, फिजियोलॉजिकल, ये साइकोलॉजी नहीं है, फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजिकल मोटिव कौन सा नहीं है? 3 अलग, एक 3 अलग, एक अलग। भूख, प्यास, नींद, उपलब्धि। उपलब्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई ये भी गलत करके आ गया तो फिर उसका मैं क्या करूं, बताओ आप। ओके, भूख, प्यास, नींद, उपलब्धि। 26, अल्बर्ट बेंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। देखो, क्या अल्बर्ट बेंडूरा की और बातें नहीं थी, पर यही देना था साहब। शास्त्रीय अनुबंध, संज्ञानात्मक अंतर्दृष्टि, सामाजिक अधिगम। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो गया साहब। हमको याद है, हमने तो आपको SLT तक बताया उनकी बुक, सोशल लर्निंग थियरी, याद है ना। फिर SLT के बाद CLT मिला, तब इनका SLT और CLT मिलके सामाजिक संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत बना, अल्बर्ट बंडूरा। फर्स्ट ग्रेड आ रही है, चिंता नहीं करें, सेकंड ग्रेड आ रही है। तो जो आपने मेहनत की है, देखना आप उसमें 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 विभेदकारिता इस तरह से होगी कि दिन रात का फर्क हो जाएगा, तब कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। अभी तो इसमें तो जैसा भी रिजल्ट आए स्वीकार कर लेना। चलिए, रेमंड केटल द्वारा कितने
रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए साहब? 16 किए गए साहब। 28th, निम्न में कौन सा मेस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो मेस्लो का अच्छा सिद्धांत है, अच्छा मॉडल है। दैहिक आवश्यकताएं थी साहब, स्नेह एवं संबद्धता की आवश्यकताएं थी साहब, आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं थी साहब, ये नहीं था व्यक्तिवाद और समूहवाद। याद है ना कितनी बार हमने ये शब्द बोले हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, याद है? लव नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो बी आंसर होगा इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। 29th, एक व्यक्ति में एक समय में सेम टाइम पे दो विपरीत इच्छाएं कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, द्वंद्व इसका राइट आंसर है। 30 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान? स्टीफन कोरे। अच्छा, मेरे को वहां भी बच्चे आ गए थे साहब, पता नहीं कहाँ कहाँ से लाए थे कि साहब रॉबिन्सन बताएं, पहली बार इन्होंने किया था। ठीक है, तो स्टीफन कोरे क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के जनक स्टीफन एम कोरे हैं, जिनकी बुक का नाम ही एक्शन रिसर्च है। तो स्टीफन कोरे एक्शन रिसर्च बुक लिखी इन्होंने 1953 में। तो क्रियात्मक अनुसंधान इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह से 30 प्रश्न हमने किए हैं। मैं फिर आपको बता दूं, देखो ध्यान रखें, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर, अपने आप मिलेगा। और आपने जिन्होंने बहुत अच्छा किया है उनको बहुत बधाई, और जो थोड़े कम रह गए उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, बस आगे से जुट जाओ। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सफलता कदमों में होगी, पर किस तरह से पढ़ना है ये आपको समझना होगा। ज़्यादा मज़ा आएगा, बेहतर रहेगा। ओके, और मैं आज थोड़ा मेरे को गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने किसी के लिए कुछ बोल दिया है, तो मुझे माफ़ करना, है ना। कोई अपने दिल पे ना लें, कोई फैकल्टी या कोई भी मेरे को जो मेरा वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, वो और आप सब बच्चे बस मेहनत करें। और फैकल्टीज़ भी, जो जितनी फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया, उन सबको बधाई देता हूँ मैं, मेरे अलावा जो भी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने भी आपके लिए बहुत मेहनत की है, दिल से मेहनत की है ना। उन सब ने किया है, हमने भी किया है। तो कुल मिला के ओके, बाय। जल्दी मैं अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ। थैंक यू।